नमस्कार दोस्तों, योग हॉर्टी एग्रो ग्रीन इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे किसान हैं जो अपने ज़मीन में अल्ट्रा हाई डेंसिटी केसर मैंगो का प्लांटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि बंदे की ड्यूटी जॉब कई सिटी में दूर होता है, लेकिन गांव की तरफ 2-4 एकड़ ज़मीन होती है। तो ऐसी ज़मीन पे फिर यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो देख के हम लोग आम लगाने की डिसीजन लेते हैं, आम लगाने का डिसीजन लेते हैं। तो इसमें दोस्तों काफ़ी चैलेंजेस है। तो ये वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि जो हम ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी केसर मैंगो का प्लांटेशन करते हैं, तो इसमें क्या क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आखिर में फिर मैंने क्या क्या चीज़ें ठीक हो पाई, ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लैंड प्रिपरेशन है हमारा, तो क्योंकि हम सुनते हैं कि आम का पेड़ 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा चाहिए, और उसमें फिर हम अति घन में कर रहे हैं। तो डिस्टेंस या तो आपका 3 फीट हो सकता है, 2 पेड़ के बीच में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इस केस में दोस्तों हम लोग जो लैंड प्रिपेयर करते प्लांटेशन के लिए, तो मेरी गलती ये हो गई थी कि मैंने मेरा जो प्लांटेशन है वो 14 बाय 4 पे है। मतलब 2 लाइन के बीच में 14 फीट का अंतर है और 2 पौधों के बीच में 4 फीट का अंतर है। तो उस वक्त गलती ये हो गई कि मैंने पहले प्लो कर लिया पूरा, उसके बाद में फिर उसके ऊपर रोटा लगा लिया और गड्ढे करने की कोशिश की। तो वो इतने डिस्टेंस कम था 4 फीट का, तो वो गड्ढे तो होने नहीं। तो फिर मैंने जेसीबी से पूरे चर बनाने की कोशिश की। तो उसका प्रॉब्लम ये हो गया कि जो जेसीबी में 2 बकेट आती है, एक छोटी 1 फीट वाली बकेट होती है और एक बड़ी 2-2.5 फीट वाली बकेट होती है। तो हमारे जेसीबी वाले ने उसको 2.5 फीट वाले बकेट से फिर किया, तो गड्ढे इतने ज़्यादा गहरे चले गए, 2-2.5 फीट काफ़ी होता है वो। और उसके वजह से फिर काफ़ी टाइम निकल गया, मतलब एक तो खर्चा भी हुआ और टाइम निकल गया। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है दोस्तों कि सीधा सीधा हमने रोटा करने के बाद में जो हम बेड बनाते हैं, इसके लिए हमारा अदरक लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, उस वक्त जैसे बेड बनाते हैं वैसा सीधा सीधा बेड बनाए तो भी चल सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया कि जब ये मैंने रोटा से बेड तो बना लिए, लेकिन जब उसके ऊपर खाद इम्प्लीमेंटेशन करना था, तो खाद का जो मात्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे डालनी पड़ी उस केस में। और फिर जो मार्किंग किया हुआ डिस्टेंस था 14 बाय 4 फीट वाला, तो वो डिस्टेंस भी बराबर मेंटेन नहीं हो पाया। तो लैंड प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपकी लैंड पथरीली है तो सीधा फिर तो आपको जेसीबी से सीधा ही एक फीट, बट उसका जो वो टूल है उसका, जेसीबी का जो बेसिकली 1 या 1.5 फीट वाला जो छोटा है यूनिट, उससे ही हमें ये करना है, बड़े यूनिट से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये थी मेरी पहली गलती दोस्तों। दूसरा ये था कि इनिशियली हमने 14 बाय 4 पे मार्किंग की थी, लेकिन जब प्लांटेशन के वक्त रस्सी लगा के 14 बाय 4 के ऊपर रस्सी लगा के प्लांटेशन की कोशिश की, तो जहाँ पे खाद पड़ी थी और जहाँ पे हमने ये लैंड प्रिपेयर की थी, तो वो डिस्टेंस काफ़ी आगे पीछे हो रहा था। और अगर उस वक्त फिर हम डिसीजन लेते कि नहीं, ये जो हमने बनाया इसी के ऊपर लगाएंगे, तो फिर वो प्लांटेशन आगे पीछे होना ही था। तो फिर हमने ये किया कि जो 14 बाय 4 के ऊपर जो रस्सी के हिसाब से आ रहा है मार्किंग, उसी पे हमने पौधे लगाए। बट फिर इसमें ये हो गया कि खाद कहीं पे और पौधे कहीं पे। ये गलती आप बिल्कुल ना करें। उसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम जो पौधे लाते हैं, एक तो उसका बैग, हम 1 साल पुराने जनरली पौधे लाते हैं, तो उसका जो बैक साइज़ होता है दोस्तों, वो छोटा 1 लीटर वाला नहीं होना चाहिए, वो कम से कम 3 लीटर वाला होना चाहिए। एक तो ये है, तो क्योंकि वो कॉइल, उसके रूट्स कॉइल हो जाते हैं, और रूट्स कॉइल होने के बाद में फिर वो प्लांट नए एनवायरनमेंट में तुरंत पिकअप नहीं करता, सक्सेस नहीं हो पाता। तो पहली चीज़ ये है कि 3 kg का बैग है, 3 kg 5 kg
थोड़ा कॉस्टली आएगा, लेकिन वो उसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। मेरी गलती ये होगी कि 1 kg वाला जो 1 लीटर वाला जो बैग है उसके अंदर हम पौधे लेके आए थे। दूसरी गलती ये हो गई कि मैंने नर्सरी काफ़ी दूर थी मेरी नर्सरी मेरे खेत से। तो थोड़ा सा क्लाइमेट भी, फिर वहाँ का क्लाइमेट और अपने जगह का क्लाइमेट, ये दोनों में अंतर पड़ जाता है। डिस्टेंस हो सके तो मतलब आपके आसपास की नर्सरी ही चूज़ कीजिए। मैं ये बोलूँगा कि जो MGM KVK होते हैं अपने, या कृषि विद्यापीठ है जो सबसे नज़दीक का है, तो वहाँ से आपको ऑथेंटिक प्लांट्स मिल सकते हैं। मेरी गलती हो कि मैं दूर से लेके आया, और उसके बाद में ये हुआ कि जब मैं पौधे लेके आया वो बारिश के सीज़न था, मतलब जून जुलाई में पौधे लेके आया था। तो उस सीज़न में ये हो गया कि डिस्टेंस 250-300 किलोमीटर था और बारिश कंटिन्यू चल रही थी। तो पौधे जो थे, जो प्लास्टिक बैग में थे, वो गीली हो गई थी पूरी। और फिर ट्रांसपोर्टेशन में उनके रूट्स को डेफिनेटली डैमेज हुआ है। वो पानी ऊपर से चल ही रहा था, प्लस जब हमने पौधे भी नर्सरी से निकाले तो हो सके उतना आप सूखे मौसम में ही, या एटलीस्ट बारिश बंद है उस ऐसे वक्त ही आप पौधे निकाल के लोडिंग कीजिए। क्योंकि अगर वो जब पूरी तरह से बरसात चल रही है और आप पौधे लेके गाड़ी में लोड करोगे, तो कई बार वो ये लोग जिस तरीके से लेबर उठाते हैं वो प्लांट्स को, वो नीचे का मिट्टी का अपना जो पॉलीथीन है वो निकल जाता है या वो लूज़ हो जाता है, उसके जो रूट्स काफ़ी डैमेज होते हैं। तो ये सावधानी आप बिल्कुल लीजिए, रूट्स डैमेज नहीं होने चाहिए और डिस्टेंस कम से कम रखिए। क्योंकि हमारे गांव के तरफ के रास्ते आपको पता ही है, रास्ते काफ़ी ख़राब होते हैं, काफ़ी जर्क मिलता है व्हीकल को, उसके से प्लांटेशन में फिर आगे वो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। खाद का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जहाँ खाद और मिट्टी चढ़ाई थी उधर हमारे पौधे नहीं लग पाए। उसके बाद में दोस्तों ये हुआ कि मैंने लगभग 5 अगस्त के आसपास, 5 अगस्त 2024 का मेरा प्लांटेशन है। लगभग 750 पौधे मेरे 1 एकड़ में 14x4 के ऊपर। तो ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, ज़मीन थोड़ी गीली है, और उसके बाद तुरंत मैं पानी नहीं दे पाया 1 या 2 दिन, तो उसके वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम ये मान के चलते कि ठीक है, अगस्त है, बारिश है, ज़मीन थोड़ा गीला ही है, तो प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। जैसे हम पौधे लगाते हैं तुरंत उसको पानी देना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके वजह से डेफिनेटली मेरे 100-150 पौधे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाए। हम उसके बाद में जो सपोर्ट देते हैं पौधों को, छोटे पौधे होते हैं हमारे, बाँस लगाते हैं। तो बाँस लगाते वक्त भले ही वो बाँस आपकी 3 फीट 4 फीट है तो चलेगा, लेकिन उसको लगाने के पहले या तो उसको नीचे से कोई ऑयल पेंट या पेंट कीजिए, या फिर उसको जो डांबर होता है हमारा रास्ता बनाने के वक्त जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर डुबा के ही नीचे का जो 1-1.5 फीट का पोर्शन है उसके बाद में ज़मीन में डालिए। क्योंकि बारिश के दिनों में हम प्लांटेशन करते हैं, जैसी बाँस लगाते हैं 1-3-4 हफ्ते में उसको टर्माइट लग जाती है, और टर्माइट काफ़ी जल्दी वो बाँस को भी खा जाती है और फिर पौधों को भी वो नुकसान करती है। क्योंकि पौधे तो मेरे वैसे ही कुछ अधमरे हुए थे, तो टर्माइट की वजह से पौधे उनकी डेथ हो गई। तो आप जो बाँस लगाओगे सपोर्ट के, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करके ही लगाइए, डामर में या फिर जैसे कोई ऑयल पेंट है या एटलीस्ट रॉकेल में, ताकि वो टर्माइट का प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में फिर मैंने हींग का पानी डाला था, हींग और जो अपना देसी नमक होता है उसका मिक्स करके घोल जड़ों के पास दिया था, उससे कुछ पौधे बचाने में सक्सेसफुल हो गए। रबर सील भी एक अच्छा ऑप्शन है। जो ये रबर की जो सील आते हैं, नीचे से बाम्बू का स्लीव्स चढ़ा सकते हैं बाम्बू को। अगर हम स्लीव चढ़ाएंगे तो उतना पोर्शन हमारा ख़राब, मतलब बाम्बू को टर्माइट नहीं लगेगा। तो पहले प्लांटेशन में से मेरे लगभग 150 से 200 पौधे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो फिर मुझे उस वक्त ये समझ में आ गया था कि बेड के ऊपर तो हम लगा नहीं पाए, बेड आगे पीछे हो गए थे। तो दूसरी गलती ये होगी, वो जो 150-200 पौधे लगाते वक्त फिर मैंने माउंट कर लिया, खाद का और मिट्टी का माउंट करके उसके ऊपर वो प्लांटेशन किया सेकंड टाइम। तो उसमें गलती ये हो गई कि जो हमारी ड्रिप की लाइन होती है, वो ड्रिप की लाइन, फिर ड्रिपर्स अगर उस माउंट के ऊपर आ गए तो पानी जो है वो ड्रिपर को चिपक के सीधा कहीं और गिर रहा था। पौधे तो छोटे थे तो उनको पानी जड़ के आसपास ही चाहिए था। तो फिर सेकंड लॉट में भी मुझे नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि
बीच बीच में माउंट हो गए, तो वो ड्रिपर एक लाइन में नहीं थी। एक लाइन में ना होने की वजह से फिर पानी जो ड्रिपर को पकड़ के कहीं और गिर रहा है, पौधा कहीं और है। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि ड्रिपर जो है वो एक लेवल में ही आने चाहिए। और दूसरा, ये जो हमारे लोकल ड्रिपर होते हैं 1-1.5 रुपये वाले, तो वो कई बार मिट्टी से और जो हम खाद चढ़ाते हैं या फिर उसमें से हम जो ड्रिप में से जो दवाई देते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक दवाई या केमिकल है, और अगर हमने दे दी और थोड़ी सी धूप हो गई तो वो तुरंत पकड़ लेता है और ड्रिप हमारे चौक हो जाते हैं। तो वो ध्यान न दे पाना हर एक पौधे के पास में कि ड्रिप चल रहा है नहीं चल रहा है। हम ये सोचते कि हमने ड्रिप लगा दिया, पानी मिल रहा है, बट ऐसा है नहीं। तो हर एक पौधा मतलब बड़ा करना मतलब एक छोटे बच्चे को बड़े करने जैसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ड्रिपर पे खास ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ड्रिपर के वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, मतलब ये खाद वगैरह देने के वजह से ड्रिपर चोक होते थे और पता ही नहीं लगता था, क्योंकि मैंने जो गन्ने का वेस्ट होता है वो भी मैंने एज ऑर्गेनिक मैटर, मतलब धूप और जो वीड है हमारी, तो वो ना उगे, इसलिए मैंने वो भी इम्प्लीमेंट किया था, वो लगाया था ऊपर मतलब उसको। तो उसके से ड्रिपर की तरफ ध्यान नहीं गया और फिर पौधों का नुकसान हुआ। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन ये निकला दोस्तों, मैंने अभी क्या किया है कि नेटाफिम के मैंने नए ड्रिपर्स लिए, पुराने ड्रिपर फ़िलहाल वैसे ही रखे, और हर एक पौधे के पास में नेटाफिम का 4.5-5 रुपये को ऑनलाइन मिलता है, वो ड्रिपर मैंने लगवा लिया। वो ड्रिपर का खासियत ये है कि उसमें बिल्कुल भी कचरा जमता नहीं है, बिल्कुल भी पानी मतलब कचरे की वजह से या फिर मिट्टी की वजह से या फिर हम जो दवाइयाँ देते हैं उसकी वजह से वो चौक नहीं होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब इक्वल लेवल आएगा आपके ड्रिप के अंदर, जो हमारी ब्लैक सबलाइन होती है उसके अंदर, तभी वो ऑपरेट करते हैं। इसलिए हर जगह पे वो इक्वल पानी देते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे नेटाफिम के ड्रिपर की। खरपतवार नियंत्रण के लिए मतलब हमारा खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा होता है 1 एकड़ का अगर करना है, क्योंकि ये कांग्रेस गाजर गवात काफ़ी फास्ट हमारा ग्रो होता है, वो एक अलग काम है। इसलिए फिर मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। तो मल्चिंग करने में मुझसे थोड़ी देर हो गई थी। आप जैसे ही प्लांटेशन होता है प्रॉपर माउंट कर लीजिए, या उससे प्लो से उसको मिट्टी चढ़ा लीजिए और उसके ऊपर मल्चिंग कर दीजिए। मल्चिंग करने के बाद में मुझे काफ़ी उसका अच्छा फ़ायदा हुआ बेसिकली। अब कुछ चीज़ जो मैंने बराबर की थी, राइट की थी, मतलब डे 1 से, वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये कि सबसे पहले मैंने सॉइल टेस्टिंग किया था। हमारे संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में MIT कॉलेज है, उनका काफ़ी अच्छा लैब है। तो उनको मैंने सारे सैंपल दिए थे जहाँ पे प्लांटेशन करना था, उसके 4 कोने के 4 और एक 2 सेंटर के 1 से 1.5 फीट नीचे गड्ढा करके सॉइल मिट्टी ली थी, और फिर उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते करते आखिर में 1 kg उनको हमने दिया था। देते वक्त उसके ऊपर प्रॉपरली कहाँ पे खेत है, जो फार्मर है उसका ID, नाम, प्रूफ, ये सब उसको दिया था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे जल्दी से जल्दी सॉइल टेस्टिंग करने की वजह से फिर डेफिशिएंसी सारी पता लगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट की काफ़ी डेफिशिएंसी थी, तो फिर मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टाइम पे दे पाया। क्योंकि मेरा प्लांटेशन था, प्लान तो वैसे जुलाई का था, लेकिन खाद मैंने बराबर अप्रैल के फर्स्ट वीक में लेके रखी थी। और खाद के ऊपर मैंने प्रॉपर 2 महीना उसको ट्राइकोडर्मा, वेस्ट डिकम्पोजर और BVM, ये तीनों का मैंने जैविक लिक्विड उसके ऊपर डाला था, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी खाद, उसकी वजह से फिर ट्रीटमेंट की वजह से वो खाद और हुमड़ी वगैरह फिर उसमें से आती नहीं है, और न्यूट्रिएंट सारे के सारे पौधों को बराबर मिलते हैं। दूसरा, मैंने सही एक चीज़ ये कि मैंने मेरे खेत को बॉर्डर कर ली पूरी। आम का बगीचा है, तो डेफिनेटली आसपास के पशुधन है, बंदर तो है ही है सब तरफ, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, तो फिर ट्रेसपासर्स होते हैं आने जाने वाले लोग, तो उसके से बॉर्डर कर लिया। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द गुड डिसीजन। बायो फर्टिलाइज़र पे ही मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है। ट्राइकोडर्मा, BVM, आपके PSB, KSB, ये सारा मैं जैव खाद ही दे रहा हूँ। और एक अच्छी चीज़ की मैंने, मेरे पास ट्यूबवेल का आता है, ट्यूबवेल है मतलब ट्यूबवेल से पानी आता है। तो किसानों की परेशानी तो यही है कि हमारे यहाँ
आई थिंक सभी तो पूरे भारत में होगा कि कभी दिन में 8 घंटा लाइट होती है, फिर अगले हफ्ते में रात को लाइट होती है 8 घंटा। तो रात की लाइट भी ऐसा नहीं कि शाम को 6 बजे आ गए, 8 बजे आ गए, 7 बजे आ गए, रात को 11 बजे आती है, कभी 12 बजे आती है। तो मैंने मोबाइल स्टार्टर लगा लिया सीमेंस कंपनी का। 6,000 का खर्चा आया मुझे। उसमें 2 टाइप होते हैं, एक एडवांस है तो जो 6,000 का है, और एक 4,000 का भी, 4 साढ़े 4 का भी है। वो आप बिल्कुल लगा लीजिए दोस्तों। उसका फ़ायदा ये है कि रात की जब लाइट होती है तो रिमोटली हम कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से हमारा पंप चालू कर सकते हैं, पंप बंद कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी खास बात ये कि उसको ड्राई रन का फैसिलिटी है। तो ड्राई रन देने की वजह से फिर जैसे ही पानी ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है, और काफ़ी सुविधा होती है। मैं मतलब मेरा ये मानना है कि अगर वो मेरा मोबाइल ऑटो स्टार्टर नहीं होता तो शायद ये मैं सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक्चुअली खेत में रहता नहीं हूँ। मतलब जो गांव है मेरा, कन्नड़ तालुके में चिक्काठंड गांव है, वहाँ से मेरी पूना में भी नर्सरी है, प्लांट नर्सरी का मेरा पूना में बिज़नेस है। तो 2 जगह पे फिर मैं हॉप करता हूँ, तो कंटिन्यू इधर देख नहीं पाता, तो उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते। तो एक तरीके से ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो दूर रह के फिर अपनी खेती में प्लांटेशन, फ्रूट प्लांटेशन टिपिकली करना चाहते हैं। तो ये पॉइंट्स का वो ख्याल रख सकते हैं। प्रिवेंटिव फंगीसाइड का जो कंट्रोल है वो मैंने काफ़ी अच्छा किया टाइम पे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी था। और मेरा खेत तालाब है यहाँ पे, लगभग 1.25 एकड़ के अंदर 80 लाख लीटर की उसकी कैपेसिटी है। तो उसमें मैंने फिर 8-10 हज़ार फिश भी डाले थे, मतलब अभी भी है उसके अंदर वो। तो डेफिनेटली मेरा जो पानी है उसको फ़िश की विष्टा की वजह से फिर वो पानी भी फर्टिलाइज़र की तरह फ़िश की विष्टा काम करती है, तो वो पानी भी मेरे खेत को मिलता है। सो दैट वाज वन ऑफ द गुड थिंग आई डिड। और प्लांटेशन में ये था कि केसर की मेरी मेन प्लांटेशन है, लेकिन मैंने हर 15 प्लांट के बाद एक दूसरा वैरायटी का प्लांट लगाया था। जैसे दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया, ऑल टाइम मैंगो हो गया, रत्ना हो गया, तोतापुरी हो गया, ताकि जब ये प्लांट फ्रूट देने शुरू करेंगे तो उनका जो परागीभवन है उसके लिए, परागीकरण के लिए ये दूसरी वैरायटी के प्लांट्स का काफ़ी अच्छा हेल्प होगा। मल्चिंग पेपर का भी फिर मैंने यूज़ किया था, मैंने बताया आपको। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसी मेरी पौधे मैंने अगस्त में लगाए, फिर नवंबर में मैंने फ़र्स्ट कटिंग लिया, क्योंकि अल्ट्रा हाई डेंसिटी में तो आपको कटिंग के ऊपर, मतलब कैनोपी बनाने के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो बोर्डो पेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब ये ऐसी दवा है कि हर चीज़ की इलाज ऐसा बोलता भी चलेगा। तो बोर्डो पेस्ट आप ज़रूर यूज़ कीजिए जब हम टिप कट करते हैं, उसके ऊपर बोर्डो पेस्ट का इम्प्लीमेंट, मतलब बोर्डो पेस्ट उसके ऊपर लगानी है। एक तो टिप पे लगानी है और दूसरा जड़ के पास लगानी है। तो उसके वजह से फिर कोई भी फंगीसाइड या वीडीसाइड, मतलब कोई भी फंगीसाइड या फंगस या फिर बाकी कीट बीमारियाँ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप ये वीडियो में से कुछ लर्न करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के किसानों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो गलतियाँ मैंने की उसमें से वो गलतियाँ वो लोग ना करें। अभी मैं आपको मेरे प्लांटेशन का फुटेज दिखाता हूँ दोस्तों, अभी की फ़िलहाल की कंडीशन। अभी मेरा सेकंड कटिंग का टाइम आ गया है। सोचता हूँ कि जैसी पहली बारिश के पहले एक हफ्ता 10 दिन पहले मैं सेकंड कटिंग भी लूँगा। थैंक यू।